हेलो एवरीवन। अभी स्क्रीन शेयर करते हैं आपके सामने। व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन देना, जो भी क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप पे। बताइए, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सभी बच्चों को? ओके, वॉइस क्लियर है? राइट, थैंक यू एवरीवन। चैट देखिए, डिसेबल्ड है। हम्म। अब देखना चैट इनेबल्ड है, देखना चैट इनेबल्ड है आपकी ये जूम का। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, गुड। आप चैट पे भी मैसेज कर सकते हैं। राइट। पिछली क्लास में कोई डाउट? गुड आफ्टरनून राहुल जी। पिछली क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं ना आप सभी लोग? ओके। चलो, आज हम थोड़ी सी कहानी सुनते हैं और कहानी में पहचानते हैं कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। इमेजिन करिए कि लेटर से आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं। थोड़ा कम कर दे। से अराउंड हमारे पास 1 CR पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब ये 1 CR हमें कहाँ लगाना है? ये 1 CR हमें पैसा लगाना है, लेट से हमने डिसाइड करा कि हम FD में लगाएंगे। FD का मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? फिक्स डिपॉजिट। FD में आपने बैंक को पैसा दिया, तकरीबन लेटर से आपको 6% के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। ब्याज का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है जी। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये बताइए, हालांकि हमने डिस्कस पहले भी करा था, और आप मेरे को कंफर्मेशन करके ये बताइए कि क्या हम बैंक में ये 6% लगाना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे? 6% का मोटा मोटा हिसाब किताब क्या होगा कि साल में हमें कितना मिल जाएगा? साल में हमें 6 लाख रुपए मिल जाएगा, और 6 लाख को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 50,000 रुपये महीने का हिसाब किताब आ जाएगा। और बिना मेहनत के मेरे को ये पैसा आपका लगाना है, और मिल जाएगा मेरे को 50,000 रुपये महीना। कुछ भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये पैसा लगाना हमारे लिए बढ़िया है, अच्छा है, यस है, गुड है, बैड है, क्या है बताइए? चेतना कह रही यस इट इज वेरी गुड। और बाकी लोग मना कर रहे हैं कि नहीं सर, ये बेकार है हमारे पास। चेतना, आपने गुड क्यों कहा इसको? उत्कर्ष कह रहा है सर अच्छा है, यस है, गुड है। बैड है, बैड है, बैड है, नो सर, नो सर, नो सर। देखो भैया, हमारे देश में ना एक चीज आती है, उस चीज को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे रखा है, डेट इज इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है हमारे पास महंगाई। अगर मैं महंगाई की बात करूंगा तो लेटर से हमें 6% अगर ब्याज मिल रहा है टैक्स वैक्स काट के, तो महंगाई भी हमारी कितने परसेंट से बढ़ रही है? आपकी 6% से बढ़ रही है। और अगर मैं बोलूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? जीरो रिटर्न रहेगा हमारे पास। पहले जमाने में क्या होता था कि मान लो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, 1 CR आपके पास है, तो आपकी मम्मी क्या करती थी? आपकी मम्मी इस अमाउंट को सेव करती थी। और सेव करने से नुकसान क्या होता था कि आज अगर 1 करोड़ डाला, और अगले साल अगर मैं बात करूंगा तो ये पैसा मेरा 1 करोड़ नहीं रहेगा। ये करोड़ मेरे पास तकरीबन 94 लैक्स में तब्दील हो जाएगा। और ऐसे केस में मेरा 6 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। और डेफिनेटली मेरी वैल्यू यहाँ पे पैसे की कम हो जाएगी। यानी इससे मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? इससे मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेटर से आपने पेट्रोल परचेज करा।
पेट्रोल परचेज करा आपने 100 रुपीज का, तो जो पेट्रोल आपने 100 रुपये का पिछले साल परचेज करा था, अभी वही पेट्रोल आपको 94 रुपीज, सॉरी, जो पेट्रोल आपने क्या कहते हैं 100 रुपये का पिछले साल परचेज करा था, अभी इसी साल वो कितने का बन जाएगा? 106 रुपये का बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% से आपका बढ़ गया। तो यानी ऐसे केस में हमारे पास क्या नुकसान हो गया? ऐसे केस में हमारे पास जो आपका मनी वैल्यू है उसका हमारे पास क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यानी सेविंग करना तो बहुत खतरनाक काम होता है, पैसे की वैल्यू को गिराना होता है। यानी जो हमारी मम्मी घर में गद्दों के नीचे पैसे छुपाती हैं, दालों के अंदर छुपाती हैं, वो पैसा 6% के हिसाब से अपनी वैल्यू लॉस कर लेता है हर साल। इतना क्लियर है सही बच्चों को? ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि चलिए ये पैसा हमें कहाँ लगाना है, हमें ये पैसा आपका एफडी में लगाना है। तो बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है जी, आप पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाइए, हम आपको साल का कितना ब्याज दे देंगे? 6% का ब्याज दे देंगे। पर अफसोस वाली बात यह है कि मेरे देश में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी 6% से बढ़ रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपया लगाया और अगले साल तक, एक साल में मैंने 106 रुपये कमाया, तो स्वाभाविक सी बात है जो आइटम मेरी 100 रुपये की पिछले साल आती थी, वो अभी भी कितने की आएगी? 106 रुपये की आएगी। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में कुछ सेविंग पड़ा, कुछ पैसा जुड़ा, कुछ पैसा बढ़ा, तो बदले में आंसर मिलेगा शून्य। हमारा कुछ भी यहाँ पे बढ़ा नहीं, बराबर रहा हमारे पास। यानी या तो हम इन्फ्लेशन को बराबर रहे, या कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाए। ठीक है बच्चे, कंफर्मेशन दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो जो बच्चे कह रहे थे कि भाई हम पैसा लगा देंगे बैंक की एफडी में, उन सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, गुड। गुड। रॉबिन जी देखेंगे, अभी सबसे देखेंगे, गोल्ड से भी देखेंगे, सिल्वर से भी देखेंगे, प्रॉपर्टी से भी देखेंगे। ठीक है, चलो एफडी की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि चलो हमने क्या डिसाइड करा। हमने ये डिसाइड करा कि इस पैसे को, जो हमारे पास 1 CR लेटर से आपके पास पड़ा हुआ है, या कोई भी 2 CR, 3 CR, 5 CR पड़ा हुआ है, अब हमने डिसाइड करा कि यार ये पैसे का हम क्या करेंगे, इस पैसे को हम सीधा प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहेंगे। हम क्या करना चाहेंगे? ये पैसा प्रॉपर्टी में लगाना चाहेंगे। अब अगर मैं ये पैसा प्रॉपर्टी में लगाने की बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी में हम दो जगह पैसा लगा सकते हैं। या तो हम इसके लैंड परचेज कर सकते हैं, खाली जमीन परचेज कर सकते हैं, या कोई हम बिल्डर का फ्लोर हो गया या सोसाइटी फ्लैट हो गया, उसको हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई मतलब कि कोई कमर्शियल शॉप होगी हमारे पास, उसको हम परचेज कर सकते हैं। अब लैंड की बात करूंगा तो लैंड के अंदर क्या मिलेगा हमें? लैंड के अंदर हमें मिलेगा सीधे तौर पे आपका एप्रिसिएशन। यानी यहाँ पे पैसे के बढ़ने की संभावना है मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 CR की प्रॉपर्टी ली, तो हो सकता है कि वो अगले साल मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख की मेरे पास बन जाए। तो मेरा प्रॉपर्टी का जैसे भाव बढ़ता रहता है, उसमें वो एप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। जब मैं फ्लोर की बात करता हूँ, फ्लैट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे पैसा बढ़ने की संभावना भी है, एप्रिसिएशन के चांसेस भी हैं। प्लस यहाँ पे बदले में हमें क्या मिलेगा? रेंट भी मिलने की संभावना है। तो दो तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। खाली जमीन की बात करेंगे तो खाली जमीन में कोई रेंट वाली बात तो आती नहीं है, तो यहाँ पे आपका केवल प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आता है, वो हमारे पास आपका एडवांटेज है। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? राइट। अब ये हमारे पास हो गया आपका किसके बारे में जानकारी? प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी। अब देखो, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो भी दो तरह की होती है हमारे पास। हमने कहा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी, और हमने कहा एक प्रॉपर्टी मेरे पास होता है आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हमने कहा दो तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, एक कमर्शियल, एक रेजिडेंशियल। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोई कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, अर्थात हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। और रेजिडेंशियल का मतलब क्या है? कि रिहायश, स्टे पर्पस करने के लिए,
वहां पे लोग शांति से रहना पसंद करेंगे, वहां पे कोई काम धंधे वाली बात नहीं होगी। वो बात अलग है कि हिंदुस्तान में घर पे भी लोग काम धंधा कर ही लेते हैं, पर अल्टीमेटली लॉ के हिसाब से वो गलत काम है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि बंदा वहां पे शांति से सुकून से रहेगा, वहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगा। बट ठीक है, हिंदुस्तान गरीबों का देश है, यहाँ पे खर्चे पूरे होते ही नहीं है, तो मैं घर से काम करना पड़ता है। अब देखो, ये जो हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी है या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें जो एप्रिसिएशन होता है हमारा 3% से लेके 6% तक का एप्रिसिएशन देखा गया है। सॉरी, एप्रिसिएशन रेंट देखा गया है, कितना हम रेंट कमा सकते हैं। अगर हम जानना चाहें कि भैया हमारा रेंट कितना चल रहा है, तो अगर आपको 3% से लेके 6% तक मिल जाता है, तो यानी कि आपका रेंट वो ठीक ठाक है। और आप इमेजिन करना कि 80% जगह पे जो रेंट है वो 3% के हिसाब से मिलता है आज की डेट में। स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा तो दिल्ली में जैसे जो हमारे पास रोहिणी का एरिया हो गया, विकासपुरी हो गया, जनकपुरी हो गया, ये जितने भी सैचुरेटेड एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन दबा के आ चुकी है, जहाँ पे प्लॉट खाली नहीं मिलता है, वहां पर हमें 3% का एक तरह से क्या मिल जाता है, रेंट मिल जाता है। या मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम हमारा 6% का रेंट आपका जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, तो अगर पूरे साल की बात करूंगा तो मेरे को 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में कमाई होने की संभावना है। और ये कमाई किस रूप में होगी? ये कमाई मेरे रेंट के रूप में होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि हमें रेंट का टैक्स भी देना पड़ेगा। जो हमारे पास रेंट आता है, साल की जो भी कमाई आती है उसमें हमें टैक्सेशन भी पे करना पड़ता है। ये तो प्रॉपर्टी हमारे पास हल्की फुल्की है 1 करोड़ की, नहीं तो लोग 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए आराम से प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को? कंफर्मेशन भेजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? ठीक है, ग्रेट। तो ये हमारे पास आपके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है, राइट? तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी को लेकर इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ, जवाब देने का प्रयास करना। मेरा ऑफिस है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नीचे यस बैंक है, फर्स्ट फ्लोर में क्लोव डेंटल है, फिर सेकंड फ्लोर में जिम है जो मेरा ही है, और फिर मेरा एजुकेशन सेंटर है थर्ड फ्लोर में, वो भी मेरा ही है। अब मेरे को बाजार में खबर मिली, जो क्लोव डेंटल है वो बिकने के लिए आ रहा है। और जो क्लोव डेंटल के मान लो मालिक का नाम है शाहरुख खान, वो डिमांड कर रहे हैं कि जी मेरे को 5.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको एक जगह दे दूंगा। मैंने शाहरुख खान से बात करी, जी ठीक है मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ, और प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले मैं पता लगाना चाहता हूँ कि रेंट कितना है भैया इसका। तो शाहरुख खान जी ने कहा क्लोव डेंटल वाले उनको 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से रेंट देते हैं। अब 2 लाख का मतलब हो गया मेरे पास यहाँ पे कि अगर मैं उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 24 लाख की कलेक्शन आ जाएगी 1 साल के अंदर। ठीक है जी, हमने कहा ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एक तरह से कमर्शलाइज्ड है, क्योंकि रोड के ऊपर बिल्डिंग है हमारे पास, तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आपकी कमर्शलाइज्ड है। ठीक है जी, मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन है, सवाल है, आप बच्चों से सोच के बताइए सभी, क्या मेरे को ये प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्लोव रेंटल जो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, सेकंड फ्लोर मेरे पास है, थर्ड फ्लोर मेरे पास है, मजा आ जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगा, तो बिल्डिंग का 75% हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। नीचे यस बैंक वाला किसी भी एंगल से वो बेचना चाहता नहीं है, मैंने बहुत प्रयास करा पर वो बेचना चाहता नहीं है, तो मेरे को यहाँ से उम्मीद आ रही है कि जो शाहरुख खान है वो उसको बेचना चाह रहा है। और मेरे को फर्स्ट फ्लोर परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फर्स्ट फ्लोर की जो आमदनी है वो कितनी हो रही है हमारे पास? 24 लाख रुपए हो रही है साल की। आप लोग मेरे को बच्चे रेफर करेंगे कि विकास सर आप परचेज करिए या ना करिए, ये अभी का सवाल है। जस्ट टेक योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो बीइंग क्लास में जैसे बच्चे बैठे हुए हैं 10-12, वो आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। और जो बच्चे घर में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो अपना डिस्कस करें। और मेरे को रीजनिंग के साथ आंसर चाहिए। और फिर मैं अभी आपको अनम्यूट भी कर दूंगा तो आप बात भी कर पाएंगे मेरे से। सोचिए, 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ।
प्रीति बोलो बेटा, मैंने आपको परमिशन दे दी है। आपने क्या परचेज करनी चाहिए, क्यों परचेज करना चाहिए, एक्सप्लेन करो जरा। बोल सकते हैं बेटा। मैंने आपको परमिशन दी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जूम के अंदर आपको बोलना है। यस प्रीति, आवाज आ रही है। यस सर, आपको बड़ा एक्सपेंड नहीं है परचेज क्यों करना चाहिए बेटा, बताओ जरा। सर, क्योंकि ना चलो इको हो रहा है, रहने दो, चलो छोड़ो। वो आवाज डबल डबल आ रही है ना माइक से, उसमें टीवी से भी आ रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। रॉबिन कह रहे लॉस होगा सर, और रॉबिन से बात कर लेते हैं। हाँ जी रॉबिन जी, बताओ सर। अनम्यूट करो अपने आप, बताइए। हेलो। हाँ जी रॉबिन जी, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ बताओ सर सर। सर एफडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफडी में फिर बेटर रहेगा ना उससे सर। पर एफडी में सर एप्रिसिएशन नहीं होता ना, पैसा तो वहीं का वहीं टिका रहता है। सर अगर आपको आपकी। लेटर से मान लो आपने 10 करोड़ पे लगा दिए, 6% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है ना, जी। एग्जाम्पल मान लो प्रॉपर्टी हमारे पास 10 CR की फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को जी छह सर। परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, तो कितना बन जी गया सर। मेरे पास से, 60 लाख बन गया शायद ये, हाँ जी है सर। ना, 60 लाख बन गया मेरे पास। ये हाँ हमारे जी। पास है एफडी के अंदर। जी और सर। मान लो आप कह रहे हो कि रेंट की बात करो, तो रेंट आपको कितना मिलेगा, 3% मिलेगा, तो 3% का मतलब हो गया 30 लाख रुपए हो गया। ठीक जी है, पर सर। यहाँ पे चांस है कि एप्रिसिएशन हो सकता है। प्रॉपर्टी मेरी यस सर। शायद 10 से 12 करोड़ की भी हो सकती है, 11 करोड़ की भी हो सकती है, मेट्रो नजदीक आ गई तो और प्राइस बढ़ सकते हैं हमारे पास। पर यस जहां सर। मैं एफडी की बात कर रहा हूँ, एफडी में तो केवल मेरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो मेरा खाया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में खाया जा रहा है, इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में खाया जा रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे भी खाया जाएगा, पर यहाँ पे तो स्टिल एप्रिशिएशन के चांस है, पर यहाँ पे एप्रिशिएशन के चांस नहीं है। आप अभी भी गेम यस। समझ नहीं पाए, क्यों मैंने केस स्टडी आपकी आपसे सर पूछी। आपकी सर कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें आपको बेनिफिट होगा, हाँ वो सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा, कमर्शियल बेनिफिट अभी भी मेरे को आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, मेरे को रीजनिंग चाहिए सर, क्योंकि आप हैं यहाँ पे इन्वेस्टर एडवाइजर, आप हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर। आपको बैंक वाले देंगे 500 करोड़ रुपया, और आपसे पूछेंगे कि भाई आपने रॉबिन जी ये पैसा कहाँ लगाया, सिंह साहब पैसा कहाँ लगाया, रीजनिंग चाहिए। तो आप रीजनिंग दो मेरे को कि मेरे को पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सर लगाना चाहिए सर। लगाना चाहिए, पर मैं आपका रीजन नहीं फाइंड आउट कर पा रहा, आप रीजन एक्सप्लेन नहीं सर कर पा रहे। आपकी सर आपकी प्रॉपर्टी जो लोकेशन है आपने आओ उसमें सभी देखो जरा, सभी देखो, हमारी प्रॉपर्टी कितनी थी, 5.5 करोड़ की थी। जी सर। ठीक है भैया। यहाँ पे उसने रेंट कितना बताया, 2 लाख रुपए। साल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 24 लाख रुपए। 24 है। यस। 24 लाख रुपीज, ठीक है ना। अब अगर मेरे को ये बताओ, अगर मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सिंप्लीफाइड करें इस क्वेश्चन को, इसको प्रॉपर्टी को 5 करोड़ की कर देते हैं। ठीक है नहीं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अब अगर मैं ठीक। कहता हूँ कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसका अगर मैं 3% लगाता हूँ, क्या, रेंट, तो कितना बनना चाहिए वो हमारा। 5 करोड़ का तीन डेढ़ परसेंट कितना बनना चाहिए, हमने कहा ये लिखा डेढ़ पांच लाख। करोड़ रुपए उम्मीद करता हूँ सबको 3% निकालना आता होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। डेढ़। तो यानी यहाँ पे मैंने दो जीरो काट दी, दो जीरो काट दी यहाँ पे। ये कितना हो गया, ये मेरा 5 लाख हो गया, 15 लाख रुपए मेरे पास बन गया। यानी 3% के हिसाब से 15 लाख बनना चाहिए, और मेरे को मिल कितना रहा है, 24 लाख रुपए मिल रहा है, जो मेरे को बड़ा गुड नजर आ रहा है, बड़ा एक्सीलेंट नजर आ रहा है, गुड भी नहीं आ रहा है, एक्सीलेंट नजर आ रहा है। क्या सभी बच्चे सहमत हैं यहाँ पे मेरे से। मान लो प्रॉपर्टी की कीमत यहाँ पे कितनी है, 5 करोड़ की है, 5 करोड़ का 3% अगर मैं रेंट के हिसाब से लगाता हूँ, जो हमने रूल बनाया था कि रेंट जो है हमारा 3% से लेके 6% के बीच में जनरली मार्केट में देखने को मिलता है। और वो भाई साहब कितना रेंट दे रहे हैं हमारे पास, 24 लाख रुपए दे रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे 15 लाख से कहीं गुना ज्यादा है। तो गेम हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या नजर आ रही है, आपकी पॉजिटिव नजर आ रही है कि विकास है, सौदा उठा लो, सौदा माड़ा नहीं है। यस सर। ठीक है, चलो छोड़ो, हम यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे हमने कितना पढ़ा था, 6% पढ़ा था। यस और सर। 6% की बात करेंगे तो 6% कितना बनना चाहिए हमारे पास, 30 लाख 3 लाख। बनना चाहिए। 30 लाख। और हमें मिल कितना रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है यहाँ पे 24 लाख रुपए। यानी हाँ जी। 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए कम मिल रहा है। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रेंट मेरे को मिल रहा है, 3 से लेके 6% के बीच में मिल रहा है। वो आपका 4%, 4.5%, 5% भी आपका हो सकता है, जो कि अपने में गुड नजर आ रहा है। ठीक है जी। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर होगी यहाँ तक बात, कंफर्मेशन भेजिए मेरे को, ये स्टोरी केस स्टडी समझ में आई है सभी को, नहीं आई है।
किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हमें कहानी नजर आ रही है कि सर प्रॉपर्टी बड़े फायदेमंद वाली है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है बड़ा तगड़ा, जो आप सबको मैंने सिखाना है स्टोरी के अंदर। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है मेरे पास प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। ये चीज आप लोगों ने सीखनी है। अब ये प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म हमारे पास क्या होता है, ये देखते हैं जरा। देखो जी, हमने यहाँ पे बोला कि क्लोव डेंटल वाले की जो प्रॉपर्टी है वो कितने की है, 5 करोड़ की है, और 2 लाख रुपए के हिसाब से महीने का रेंट मिल रहा है। साल के रेंट की बात करूंगा, 24 लाख रुपए रेंट है। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूंगा, 3% की बात करूंगा, तो 3% मेरे पास बनता है 15 लाख रुपए, और 6% की बात करूंगा, 6% बनता है मेरे पास 30 लाख रुपए। और ये जो रेंट है मेरा 24 लाख, इसके रेंज के बीच में आ रहा है। तो यानी ये प्रॉपर्टी मेरे को हर एंगल से एक्सीलेंट नजर आ रही है, और मेरे को ये प्रॉपर्टी का सौदा उठा लेना चाहिए। पर अगर मैं इतनी जल्दी फास्ट डिसीजन मेकिंग कर लूंगा तो इसको हम कहते हैं कि ब्लाइंड डिसीजन मेकिंग। यानी आपने कपूर साहब गलती कर दी, आपने ब्लाइंड डिसीजन मेकिंग कर दी, आपने चीज को स्टडी नहीं करा, आप चीजों की गहराई में नहीं गए, अर्थात आपने प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म को मैनेज नहीं करा। और प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म का मतलब होता है मेरे पास क्वेश्चनिंग माइंड। सभी बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे, और नोट डाउन करने में दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या है कि सवाल वाला दिमाग आपका होना चाहिए। ठीक है भैया, सवाल वाला दिमाग आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट एवरीवन? चैट में कंफर्मेशन दे दो मेरे को, चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो, इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, प्रीति हो गया, शिवा हो गया, रॉबिन हो गया, अयान हो गया, ठीक है जी, राहुल हो गया, विप्लव हो गया, अंकित हो गया, प्रथम हो गया। गुड। आकाश हो गया। आज वो यासिर नहीं आया? यासिर छुट्टी कर गया? आदित्य हो गया, शिखा हो गया, पूजा कहाँ गई, सो गई पूजा? अच्छा, आया तो यासिर की अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही फिर? उसको बोलो चैट बॉक्स में दे। तो ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आ रही है? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे प्रोफेशनल कैपिटलिज्म होता कैसे है। मैं कैसे फैसला करूं कि जो हमारे शाहरुख खान साहब हैं, जो कि क्लोव डेंटल के फर्स्ट फ्लोर के मालिक हैं, वो जो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए महीना रेंट मिलता है, उसमें कितनी सच्चाई है? मैंने शाहरुख खान से बात करी, मैंने कहा शाहरुख खान जी, आपको 2 लाख रुपए रेंट मिल रहा है, तो जायज सी बात है जब आपने क्लोव डेंटल वालों को रेंट पे दिया होगा, तो बदले में क्या हुआ होगा? आपका रेंट एग्रीमेंट भी हुआ होगा। कह रहे बिल्कुल सही बात है जी। अब रेंट एग्रीमेंट होगा तो रेंट एग्रीमेंट के कागज दिखाओ जी मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ वहां पे लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए महीने का रेंट है कि नहीं है। फिर मैं बोलूंगा ये जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है, ये आपका कच्चा वाला हुआ है या पक्का वाला हुआ है? सर ये क्या शब्द हुए आपके? कच्चे वाले का मतलब होता है बाजार से हम 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेते हैं और खुद ही साइन मार लेते हैं, परचेजर भी और सॉरी जो रेंट वाला होता है लैंडलॉर्ड भी और टेनेंट भी, वो दोनों कच्चे पे साइन मार लेते हैं और एग्रीमेंट हो जाता है। पक्के वाले में क्या होता है कि हमें सीधा कोर्ट जाना पड़ता है, और वहां मेरे ख्याल से 12,000 से लेके 15,000 रुपये का खर्चा आता है उस रेंट एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। आधा खर्चा किराएदार करता है, आधा खर्चा आपका लैंडलॉर्ड करता है। तो ये जो पक्का वाला कागज होता है, इसकी ताकत होती है, कच्चे वाले की तो कोई ताकत ही नहीं होती है। तो शाहरुख खान जी मेरे को कहते हैं जी हमारे बीच में तो जो जो एग्रीमेंट हुआ है वो पक्के वाला हुआ। मैं कहा ठीक है, रेंट एग्रीमेंट दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ कि वहां पे 2 लाख रुपए कागजों में लिखा है कि नहीं लिखा है। और जब मैंने एग्रीमेंट चेक करा तो वहां पे फाइंड आउट करा कि यस वाकई में वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। चलो जी, तो पहली कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो गई कि ठीक है जी, रेंट एग्रीमेंट वाकई में 2 लाख रुपए का है। अब मैंने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई, मैंने शाहरुख खान को बोला कि भैया जो 2 लाख रुपए का रेंट है वो आप कैश में तो लेते नहीं है, क्योंकि कैश में सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर कैश पेमेंट आपने 20,000 से ऊपर ले ली तो भैया आपको सजा हो जाएगी, इलीगल काम है ये। तो अगर आपको 20,000 से ऊपर की पेमेंट लेनी है तो वो हर एंगल से आप या तो चेक के द्वारा लोगे, या जो भी आपका यूपीआईडी वाला सिस्टम है,
या जो भी आपका IMPS वाला सिस्टम है, जो भी आपका NFT वाला सिस्टम है, या जो भी आपका RTGS वाला सिस्टम है। RTGS के अंदर तो 5 लाख से ऊपर की पेमेंट होती है, 2 लाख से ऊपर की पेमेंट होती है। तो ये सिस्टम तो यहाँ पर आएगा नहीं। तो यानी कि कुछ प्रमाणित तरीके से आपको रेंट मिलना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जी भाई, हम जो रेंट लेते हैं वो नेट बैंकिंग के द्वारा लेते हैं, 2 लाख रुपए का हर महीने के हिसाब से। तो मैंने शाहरुख खान को बोला जी आप अपनी मेरे को क्या दिखा दीजिए, बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, क्योंकि हर महीने आपके पास रेंट आता होगा। और क्योंकि क्लोव वाला आपका लास्ट 18 महीने से बैठा हुआ है और वो आपको महीने की 5 तारीख को रेंट देता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नजर आनी चाहिए, या तो 5 तारीख को, या 6 तारीख को, या 7 तारीख को, 8 तारीख को, इसके आसपास रेंट आपका हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। और वो मेरी क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो अब शाहरुख खान ने क्या करा, बैंक की स्टेटमेंट निकाल के दी, और मैंने वहां पे देखा कि हाँ भी वाकई में 2 लाख का जो रेंट है वो आपका रिसीव्ड हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा परेशानी होगी, डाउट हो गया कि यार यहाँ पे 2 लाख रुपए का रेंट क्यों रिसीव्ड हो रहा है। रेंट तो 2 लाख का रिसीव्ड होना ही नहीं चाहिए। रेंट रिसीव होना चाहिए हमारे पास कितने का, 1,80,000 का। क्यों सर? मैंने कहा बेटा 10% यहाँ पे क्या कटना चाहिए, आपका TDS कटना चाहिए, जिसको हम कहते हैं टैक्स से डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, लिखो साथ साथ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है जी। अगर आपकी पेमेंट आज की डेट में सरकार कहती है कि अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट लेते हो तो आपको TDS काटना पड़ेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना टकेगा, लेटर हमने कहा 10% कटेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नाम दिया। सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार इसलिए करती है ऐसा, सरकार कहती है जी देखो, आपको साल के एंड में टैक्स पे करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा हर महीने देते रहो, क्योंकि साल के एंड में अगर आप टैक्स दोगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपके पैसे बचेंगे नहीं, आपकी बीवी पैसे खर्च देगी, आप गाड़ी परचेज कर लोगे, जुआ खेल लोगे, नशा कर लोगे। तो सरकार कहती है कि भैया तेरे पास 2 लाख का टैक्स आ रहा है, तो मेरे को हर हर हफ्ते क्या कहते हैं, हर महीने मेरे को 2 लाख में से 20,000 रुपये तो मेरे को तू जमा कराएगा ही कराएगा। और ये जिम्मेदारी वो रखता है किसके ऊपर, ये जिम्मेदारी रखता है वो टेनेंट के ऊपर, कि टेनेंट भाई तेरी सरदर्दी है, तूने 20,000 रुपये माइनस करने हैं और मेरे को सरकार को जमा करवाने हैं, और अगर ऐसा नहीं करा तो तेरे को सजा दी जाएगी। आई बात समझ में? तो यानी कि कायदे से बैंक स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट में हरकत होनी चाहिए थी, वो क्या हरकत होनी चाहिए थी कि बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास जो हिसाब किताब आना चाहिए था वो 1,80,000 रुपये का हिसाब किताब आना चाहिए था, रादर कि वहां पे 2 लाख की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए थी। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? यहां तक क्लियर है तो कंफर्मेशन दीजिए फटाफट। चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का नाम दिया, ब्लाइंड फेथ हमने यहाँ पे नहीं करा। ठीक है बच्चे? तो यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चेक कर लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो मेरा एग्रीमेंट है वो कच्चा है कि पक्का है। अगर वो कच्चा है तो समझो वहां पे मैनिपुलेशन हो सकती है, तो पक्के में तो थोड़ा कोर्ट में जाके काम अच्छा हो सकता है। फिर हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चेक कर ली कि क्या हर महीने उस डेट में आपका टैक्स कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है। फिर हमने और कंफर्म कर लिया कि TDS कटता है कि नहीं कटता है। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि साल के एंड में बंदा TDS वापस भी लेता है, मान लो 20,000 रुपये महीना का टैक्स कटता है, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 2,40,000 रुपये हो गया हमारे पास। तो साल के बाद हम सरकार से टैक्स अपना TDS क्या करते हैं, वापस भी लेते हैं, जिसको TDS रिटर्न कहते हैं। तो वो भी हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये बंदा हर साल के एंड में 2,40,000 रुपये की सरकार के डिपार्टमेंट से एंट्री आ रही है, क्या चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बैंक अकाउंट में। तो हमें पता लग जाएगा कि वाकई में यहाँ पे गेम सारी सही चल रही है। चलो, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा। मैं कहा जी आप एक काम करो शाहरुख खान जी, ग्लोव वाला जो है उससे मेरी बातचीत करवा दो, ग्लोब डेंटल वाले से मेरी बातचीत करवा दो। मैं उसको साफ बोलूंगा जी मैं शाहरुख खान जी की जगह खरीद रहा हूँ, और क्योंकि आप यहाँ पे किराएदार के रूप में बैठे हुए हैं और आप 2 लाख रुपए रेंट मेरे को दे रहे हैं, तो आप ये शाहरुख खान के बाद जब मैं ओनर बन जाऊंगा, विकास कपूर जब ओनर बन जाएगा, तो आप मेरे को तब भी क्या दोगे, 2 लाख रुपए महीने का रेंट दोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लो वाले के मैनेजर से या जो भी उसका हेड है उससे मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, ताकि वो कल को मुकर ना जाए। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्लो वाला यहाँ पे शाहरुख खान खड़ा हुआ है, यहाँ पे विकास कपूर खड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लो वाला खड़ा हुआ है। विकास कपूर ने क्लो वाले से पूछा जी आपने जगह किराए पे ले रखी है? हाँ जी ले रखी है। आप क्या इसको 8 साल तक मेंटेन करेंगे? उसने कहा जी मेंटेन करेंगे। मैंने कहा जी अभी आपका किराया 2 लाख रुपए चल रहा है, हर साल के बाद आपका किराया 10% बढ़ जाएगा, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हूँ जी।
कल को शाहरुख खान को मैं हटा के मैं ओनर बनने जा रहा हूँ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हो जाएगा, वो आप ट्रांसफर करना चाहोगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कह दे कर देंगे जी, तो यानी मेरी गेम और यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगी। क्लियर है बात सभी को? अब देखो कुछ ऐसी भी तो गेम हो सकती है यहाँ पे, क्या समझना जरा। शाहरुख खान ने क्लोव डेंटल के मैनेजर से सेटिंग कर रखी है कि भाई कागजों में हम दिखा देंगे कि हम आप हमें रेंट दे रहे हैं कितना, 2 लाख रुपए, पर सही मायने में आप हमें रेंट दे रहे हैं, असलियत वाली बात है 1.5 लाख रुपया। मैं हर महीने बैक एंड से आपको 50,000 क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो जब मैंने यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग करी तो इस बात का फैसला हो गया, अगर ये इनके बीच में ऐसी कोई डील हुई होती तो क्लोव वाला वहां पे चीखे मार जाता। सीडीएम मतलब क्लोव डेंटल का जो मैनेजर है वहां पे चीखे मारता और वो साहब बोलता, देखो जी कागजों में तो 2 लाख रुपए लिए है, पर सच्चाई है कि हम इसको 1.5 लाख रुपए देते हैं और 50,000 रुपये मेरे को उल्टे वापस करने पड़ते हैं। तो ये बातें फेस टू फेस में मेरी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलो, मैं अभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शाहरुख खान ने क्लोव डेंटल वाले को बोला हो कि भैया मैं तेरे को, तू मेरे को 2 लाख रुपए का क्या दे दे, किराया दे दे, ठीक है, और मैं बैक साइड में हर महीने तेरे को क्या कर दूंगा, 50,000 रुपये वापस कर दूंगा। तो सही मायने में किराया कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया। पर विकास कपूर के सामने क्या दिखाया जा रहा है कि किराया तो 2 लाख रुपए है। और प्रमाण कौन दे रहा है, बैंक स्टेटमेंट दे रही है। प्रमाण कौन दे रहा है, टीडीएस प्रमाण दे रहा है। प्रमाण कौन दे रहा है, टीडीएस का रिटर्न प्रमाण दे रहा है। प्रमाण कौन दे रहा है, रेंट एग्रीमेंट प्रमाण दे रहा है। तो अब विकास कपूर इस चालाकी को कैसे पकड़े? इसके लिए विकास कपूर को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए विकास कपूर को मार्केट स्टडी करना पड़ेगा कि भैया उस लोकेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट बाजार में रेंट चल कितना रहा है। उसको क्या करना पड़ेगा, तरह तरह के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा और मीटिंग करनी पड़ेगी, नेविगेशन करना पड़ेगा, सच्चाई पता लगाना पड़ेगा कि बाजार में उस लोकेशन का रेंट ऑलमोस्ट कितना चल रहा है। आई बात समझ में? हमें एक्चुअल वैल्यू से भी परे नहीं रहना। अब पता लग रहा है कि बाजार में उस तरह की चीजें और मिल रही हैं और उनका रेंट मिल रहा है मान लो 1.5 लाख रुपए, या उनका रेंट मिल रहा है 1,40,000 रुपए। तो मैं बड़ा सोच विचार में लगाऊं कि क्लोव डेंटल वाला 2 लाख रुपए का रेंट कैसे दे रहा है। आप 2 मिनट इमेजिन करके चलो कि वो रेंट कितना दे रहे थे, आपका 1.5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो 1.5 लाख को अगर मैं 12 किस्तों से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, मेरे पास 18 लाख बन जाएगा। और प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है मेरे पास, 5 करोड़ की है मेरे पास। अगर मैं मिनिमम 3% भी मानता हूं तो मेरे पास कितना हो गया, 15 लाख रुपया हो गया। और अभी रेंट मेरे को कितना मिल रहा है, 18 लाख मिल रहा है। तो यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी जो प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन है वो 3% के हिसाब से ही है रेंट का। और जो मेरे को आई वॉश करी जा रही थी 4.5% का या 5% का ब्याज दिखाया जा रहा था और मेरी आंखों को चमकाया जा रहा था, वो चोरी मैंने यहाँ पे फिलहाल पकड़ ली। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा केस हम ऐसा लेके चलते हैं कि इमेजिन करो कि अगर मान लो किराया होता सही मायने में 1 लाख रुपया, तो 12 से मल्टीप्लाई करते तो कितना बन जाता, 12 लाख बन जाता हमारे पास। मैंने कहा प्रॉपर्टी की कीमत कितनी मांग रहा है, 5 CR मांग रहा है। अब इसका 3% मैं निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, 15 लाख बन जाएगा। पर सही मायने में रेंट कितना मिल रहा था उसको, 12 लाख मिल रहा था। तो बताओ क्या ये जो 15 लाख है ये तो जस्टिफाई करने के लिए 3% है, पर रेंट कितना मिल रहा है हमारे पास, 12 लाख मिल रहा है, जो कि 3% से नजदीक है। तो इससे साफ पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमत भैया आपकी 5 करोड़ की नहीं है, प्रॉपर्टी आपको मोटे मोटे तौर पे 4 करोड़ में खरीदनी चाहिए। ये जो 5 करोड़ की है ये ओवर वैल्यूएशन नजर आ रही है बाजार में। इसको मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है ताकि प्रॉपर्टी हमारे पास बिक जाए। ठीक है, तो पहला हमारे लिए आज की डेट में ये जानना बड़ा मुश्किल था कि बाजार में 3% से आपका 6% का रेंट का रेट चल रहा है। अब क्योंकि जितने बिल्डर होते हैं, जिसने माल बेचना होता है, वो बाजार में जान के ऐसे मार्केट बना के दिखाता है कि जो सामने परचेजर है उसकी आंखें फट जाएं। पर जीवन की सच्चाई मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो आपका हिसाब किताब होता है 80% केसेस में गेम हमारे पास 3% में सेटल होती है। ये जितने भी गुड़गांव के बिल्डर होते हैं, नोएडा के बिल्डर होते हैं, जो खाली जगहों के बिल्डर होते हैं, ये जानबूझ के 6% वाली गेम बनाते हैं। पर 6% वाली गेम में होता है स्पेक्यूलेशन, वहां पे गैम्बलिंग, वहां पे फंसने के चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने इतना सारे कर्म करे, हमने इतने सारे कर्म क्या करे, हमने रेंट एग्रीमेंट को चेक करने का प्रयास करा,
हमने बैंक स्टेटमेंट को देखने का प्रयास करा, हमने टीडीएस के कटने का प्रयास करा, हमने टीडीएस के रिटर्न की वाली बात देखी यहाँ पे, हमने मार्केट में सर्वे करने की बात करी प्रॉपर्टी डीलर से, हमने क्लोव डेंटल के मैनेजर से फेस टू फेस बात करने की कोशिश करी। ये जितने स्टेप्स मैंने आपके उठाए हैं, ठीक है जी, इन सारे स्टेप्स को टेक्निकल भाषा में हम बच्चे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। क्या कहते हैं बेटा? प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म। आज आप मेरे से ये कोर्स कर रहे हैं तो आप बढ़िया बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं। अगर आप बच्चे 1 साल तक टिके रहे मेरे पास तो मैं आपको एक पदवी दिलवा दूंगा। उस पदवी का नाम क्या है? आर ए। और आर ए अपने में सबसे बड़ी पदवी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको बदले में हम क्या कहते हैं? रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जाम भी होता है। जब आप सेबी का ये एग्जाम दे देंगे और अगर आप आरए बन जाते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं, तो फिर आप दुनिया के लोगों को ये राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि किस कंपनी में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कह रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी कहता है कि भैया जिसके पास आरए का ठप्पा नहीं है, जो हमारा रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, वो दुनिया को राय नहीं दे सकता, वो यूट्यूब पे आके बकवासबाजी नहीं कर सकता। ठीक है जी? अगर विकास कपूर ने रिसर्च एनालिस्ट की डिग्री नहीं ले रखी है तो क्लास में नहीं बोल सकता कि जियो का शेयर परचेज कर लेना, इसका परचेज कर लेना, उसका परचेज कर लेना। ऐसा करना पाप है। ऐसे करने पे जेल की सजा हो सकती है। तो ये जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो आप 1 साल के बाद बनेंगे, और इससे बनने का बेनिफिट क्या होगा कि जब आपको इस तरह का ज्ञान हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा, तो आप किसी भी कंपनी का क्या निकाल सकते हैं? वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। और ये फैसला कर सकते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जैसे फिजिक्स वाले की बात करेंगे, फिजिक्स वाले की कंपनी की औकात आज के डेट में 65 रुपए की है। ठीक है जी? और अभी वो बाजार में लेटर से मान लो 128 का बिक रहा है हमारे पास। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी कहने का मतलब है कि इस समय वो ओवर वैल्यूएशन में है। अगर ये शेयर मेरे को 70 रुपए के या 75 रुपए के नजदीक मिलेगा तो मैं माल उठाने का प्रयास करूंगा। पर अभी की डेट में मेरे लिए ये शेयर हमारे पास क्या बन गया है? ये महंगा बन गया है। ये फैसला मैं किसके दम पे कर रहा हूँ? कुछ मेरे पास टूल्स हैं, उन टूल्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तब मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि वाकई में इस कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़िया है कि नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अभी हमारी जो चांदी थी पीछे 4,10,000 के करीब पहुंच गई थी। अभी हमने कह दिया कि वो चांदी हमारे पास 3,70,000 रुपए के करीब आ गई है। या पीछे हमारे पास लो मारा था उसने 3,55,000 रुपए का इंटरनेशनल मार्केट में। तो यानी 4,10,000 रुपए हमारे जो सेलर हैं उनकी मात्रा बाजार में बढ़ गई है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दुनिया ये मान के चल रही है कि चांदी का जो बाजार है वो 4,10,000 के हिसाब से बहुत महंगा है। इतना महंगा होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जिन लोगों ने बाजार में मान लो 2.5 लाख रुपए की चांदी उठा रखी होगी तो वो 4,10,000 में बेचना स्टार्ट करेंगे। वो कहीं ना कहीं बेचते बेचते 4 का भी बिकेगा, 3,90 का भी बिकेगा, 3,80 का भी बिकेगा, 3,70 का भी बिकेगा, 3,55 का भी बिक जाएगा हमारे पास। तो हर बंदा यहाँ पे क्या करने का प्रयास करेगा? प्रॉफिट करने का प्रयास करेगा। तो ठीक है, हम कहते हैं कि सोना सोना है, पर सोना सोना में बहुत महंगा भी तो हो गया है। तो सोने की हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? एक्चुअल वैल्यूएशन निकालनी है। अब वैल्यूएशन तो बेटा किसी चीज की भी हो सकती है। हमने कहा हमें प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालनी है कि जो प्रॉपर्टी मैं परचेज करने जा रहा हूँ कि मेरे पे टोपी तो नहीं लगाई जा रही। माल है बाजार में 4 करोड़ का और मेरे को चेपा जा रहा है 5 करोड़ का। बात समझ में आ रही है? सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रॉपर्टी कितने की थी? 4 करोड़ की थी। एक्चुअल वैल्यू 4 करोड़ की थी। शाहरुख खान जानता है 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पर वो विकास कपूर को टोपी पहचाने की कोशिश कर रहा था कितने की? 5 करोड़ की। यानी मोटी मोटी वो 1 CR की टोपी मांग रहा था। और 1 CR एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसने गेम बनाई। उसने रेंट एग्रीमेंट गलत कर दिया, 2 लाख का दिखा दिया। उसने टीडीएस भी कटवा लिया। उसने टीडीएस रिटर्न की भी जवाबदारी कर दी। उसने क्लोव डेंटल मैनेजर को सेट भी कर दिया। उसको बोला भाई तेरे को, तू चिंता मत कर, तेरे को मैं 1.5 लाख में दूंगा, पर कागजों में तू 2 लाख शो शो करने दे। अब शाहरुख खान की चालाकी यहाँ पे क्या थी? इसको था कि भाई 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, विकास कपूर को मैं 5 करोड़ रुपए की बेच दूंगा, एक्स्ट्रा कमाई कितनी आ जाएगी? 1 करोड़ की। अब शाहरुख खान क्या कहता है? शाहरुख खान कहता है भाई 1 साल तक मेरे को रेंट में एडजस्टमेंट करनी है। सही मायने में क्लोव डेंटल वाला कितना दे रहा था? 1.5 लाख रुपए दे रहा था। और हमने कागजों में कितना दिखा रखा है? 2 लाख रुपए दिखा रहा है। तो बीच में गैप कितना आ गया मेरे पास? 50,000 का गैप आ गया। मल्टीप्लाई में 12 करूंगा तो कितना बन जाएगा? 6 लाख रुपए का हिसाब किताब मेरा बन जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी मोटा मोटा शाहरुख खान को ये लगा कि भैया 1 करोड़ रुपए की मैं विकास कपूर को टोपी घुमाऊंगा, और अल्टीमेटली 6 लाख रुपए मेरे को लो वाले को उल्टे वापस करने पड़ेंगे। तभी मोटा मोटा यहाँ पे कितना बेनिफिट मिल गया? 94 लैक्स का।
हम कह रहे हैं 3-4 लाख रुपए टीडीएस वीडीएस की सेटिंग में, कागज वागज में, बैंक बैंक स्टेटमेंट में, सीए को देने में लग गए। तब भी शाहरुख खान ने मोटे तौर पे मेरे को 90 लाख रुपए की चोट पहुंचा दी। तो अभी थोड़े समय पहले सारे बच्चे कह रहे थे प्रॉपर्टी परचेज कर लो सर, विकास कपूर सर परचेज कर लो, विकास कपूर सर परचेज कर लो। यानी आपने रिसर्च एनालिस्ट बनने वाली हरकतें नहीं करी, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को फॉलो करने के बारे में नहीं सोचा। तो बेटा इमीडिएटली पैसा निवेश नहीं करते हैं, इमीडिएटली लड़के के साथ शादी नहीं करते हैं, इमीडिएटली लड़की को आई लव यू नहीं कहते हैं। हमें करना पड़ता है डीप स्टडी। उसको हमने क्या नाम दिया? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का नाम दे दिया है। क्लियर है बात सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हर जगह जिंदगी में आएगा। कल को गर्लफ्रेंड संभालनी है, लिव इन रिलेशनशिप करना है, शादी करना है, हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड हमेशा होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी रिसर्च स्ट्रांग होगी। हाँ, डीप स्टडी करनी है पहले शिवा हमें, और एक शक की दिमाग से, एक ऑडिटिंग के माइंड से, एग्जामिनेशन के माइंड से। ब्लाइंड फेथ हमें नहीं करना है। क्लियर है भैया सभी को? चलिए बड़े आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, तो ये हमारे पास जानकारी होगी आपकी। सेविंग को लेकर हमने देखा सेविंग बेकार चीज होती है। एफडी भी देख लिया हम लोगों ने। हमारे हिसाब से हमने कहा कि एफडी में हमें 0% बचता है, या हमारी जो गेम होती है वो नेगेटिव होती है। फिर भी जितने भी बुढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, वो सारे के सारे एफडी एफडी करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एफडी ओल्ड पीपल बड़े खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दिन पे दिन कम होते रहते हैं। एक मेडिकल का जो खर्चा होता है जिसको वो सरपास नहीं कर पाते हैं, बाकी हर जगह वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं, या नेचर उनसे कॉम्प्रोमाइज करवा लेता है। तो मान लो एक अंकल जी ने पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया जोड़ा और वो 6% की एफडी में लगा देते हैं, तो उनको अल्टीमेटली क्या बच जाता है? 6 लाख रुपए साल की कमाई हो जाती है। अब उन्होंने महसूस करा जी मेरे का जो घर का खर्चा है वो 25,000 रुपये महीना है, और 25,000 के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 महीने को, तो ये हिसाब किताब बैठ जाएगा 3 लाख रुपए का। तो मोटा मोटा सारे खर्चे करने के बाद अंकल जी आंटी जी 3 लाख रुपए साल का बचा लेती हैं। अपनी दवाइयों का खर्चा करके, रोटियां का खर्चा करके, घर का राशन का खर्चा करके, कभी कोई छोटा छोटा मीठा भी खा लिया। अब जो बुजुर्ग आदमी होता है वो थोड़ा सा नास्तिक कम होता है, बेसिकली थोड़ा ईश्वर के प्रति ध्यान ज्यादा होता है। तो ड्रिंक करना पसंद नहीं करता, पसंद तो करता है पर उसको पता है संभाल नहीं पाता। नॉन वेज खाना वो भूल ही जाता है प्रेमानंद जी के लेक्चर सुन के। साधारण रोटी खाता है वो। ठीक है ना, रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जिसमें इतना ज्यादा खर्चा आता नहीं है। अच्छा, घर उसने अपना बना ही दिया होता है। तो ऐसे आदमी को ना इन्फ्लेशन इतना इफेक्ट नहीं करती है, और ये लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होता है कि यार गवर्नमेंट से हमें पैसा आना चाहिए, हमारा पैसा किसी एंगल से डूबना नहीं चाहिए। अब इन्हीं का जो एक बच्चा होता है, जो मान लो बहन का लड़का हो गया या भाई का लड़का हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, ये साफ आके बोलता है अंकल जी आप क्या 6 टका कमाते रहते हो, मैं आपको 1 टका पर मंथ का ब्याज दे सकता हूँ अगर आप मेरे को पैसा दे दो। यानी साल का मोटा मोटा कितना मिल जाएगा? 12% मिल जाएगा, एनुअली मिल जाएगा। तो यानी जहां पर उनको अंकल जी को 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, वहां पे अंकल जी को कितने मिल जाएंगे? 12 लाख मिल जाएंगे। पर इस 12 लाख में उनको हर एंगल से क्या देखी जाती है? इनसिक्योरिटी देखी जाती है।
अंकल जी कहते हैं जी, एक मैं खुद हूँ, एक तेरी आंटी है बेटा, बच्चे हमें छोड़ के भाग चुके हैं, विदेश जा चुके हैं, नालायक अपनी बीवियों के बाद भाग चुके हैं। तो अंकल आंटी को यहाँ पे बड़ा डर लगा होता है। अंकल सोचते हैं कि भैया मैं टपक गया, डेफिनेटली अंकल ने टपकना भी है। मैं टपक गया तो आंटी का क्या होगा? अब ये जो हमारा भतीजा है, ये भांजा है, कल को जवान लड़का है, मना कर दे जी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा देखा भी है। और कोरोना ने तो ऐसे दिखाया भी है कि लोग पैसा लेके मार गए। तो यहाँ पे जो 12% का ब्याज है, जो बंदों को बहुत लुक्रेटिव लगता है, वो अल्टीमेटली बुजुर्ग आदमियों को इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता। तो उनके लिए क्या रहती है, सेफ्टी रहती है। और इसी सेफ्टी के चक्कर में बैंक का एफडी सिस्टम चल रहा है। क्लियर है बात सभी को? कंफर्मेशन दीजिए, कोई बहस करने के मूड में हो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछने के मूड में हो? चलिए बढ़िया। तो ये हमारे पास जानकारी होगी। तो हमने कितने एरियाज कवर कर लिए? हमने 3 एरियाज कवर कर लिए। और वो 3 एरिया हमारे पास कौन कौन से थे? हमने कहा था एक तो ये था कि जी हमें सेविंग करना चाहिए, आटे के ड्रम में, चावल के ड्रम में पैसे हमें सेव करने चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमारा लेटर से हमारा एफडी वाला कॉन्सेप्ट है ना। तीसरा हमने क्या बोल दिया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रोक देते हैं। तो जब बेटा बैंक के सेविंग अकाउंट में आप पैसा रोकते हैं, तो आप नोटिस करना कि बैंक वाले पूरे साल का साले मात्र 2% का इंटरेस्ट देते हैं पर एनम के हिसाब से। आई बात समझ में? 2% का, यानी अगर आप बैंक में 1 करोड़ रुपए डाल देंगे तो आपको साल का 2% मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मेरा इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है? 6%। 6%, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहा हूँ। यानी जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। पर सही मायने में देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो लेवल है, महंगाई भत्ता का जो लेवल है, वो कहीं गुना ज्यादा हाई है। मैंने पिछले साल जूता परचेज करा था, लेटर स्पोर्ट्स शू 500 रुपए का। वो जूता मेरा फट गया। और मेरे बेटे ने प्यार प्यार में मेरे को जूता ले दिया 2,000 रुपए का। अब बताओ, मेरे लिए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन तकरीबन तकरीबन 400% बढ़ गया भैया। भाई लास्ट टाइम मैंने जूता परचेज करा था कितने का? 500 रुपए का। मेरे पिताजी ने कहा, पापा क्या चिंडी चोरी करते हो, आपको बढ़िया वाला जूता लेके देता हूँ। और मान लो उसने मेरे को बाइक नाइक का जूता लेके दे दिया। अब नाइक का जूता बेटा कम से कम 12,000 रुपये से कम का आता नहीं है, और मैंने पिछली बार लिया था 500 का। तुम्हारी बात नहीं आ रही? तो ये 2 जीरो मेरे पास यहाँ पे ये कट गए। अब यहाँ पे मेरे पास कितना गुना हो गया भैया? अब मैं यहाँ पे बात मैं करूंगा। तो मैंने कहा जी 120 ये आ गया, और ये मेरे पास 5 आ गया। काटो जरा कितना परसेंट हो गया हमारे पास। हमारे पास 5, 2 जा 10 और 5 24, यानी 24 गुना हमारे पास ये बढ़ गया। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 2400% हमारे पास हिसाब किताब महंगाई का बढ़ गया यहाँ पे। समझ में आ रही बात? ये जूते का हाल है हमारे पास। तो सही मायने में जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा 6% होता है, तो 6% हमारी बेसिक नेसेसिटी में होता है। रोटी कह लो, कपड़ा कह लो, मकान कह लो, या मेडिसिन कह लो। इसकी हम बात करते हैं आज की डेट में। आई बात समझ में? सही मायने में जब हम अपने फैशन की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, जब फैशनेबल कपड़ों की बात करते हैं, या टूर्स एंड ट्रेवलिज्म की बात करते हैं, या ये जूते शूज पहनते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे खर्चों को कहीं गुना ज्यादा आपका बढ़ा देती है। तो कहने वाली बात है, तो एफडी में तो यंग बच्चा तो मरता ही मरता है, बुड्ढों के लिए ये चीज ठीक है। ठीक है भैया? तो अभी आप सभी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? सब जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, सारे के सारे यंग बच्चे बैठे हैं। तो आपके लिए तो एफडी हानिकारक है, मेरे जैसे बुढ़े आदमी के लिए एफडी फिर भी ठीक है। ठीक है भैया? चलो। पर वैसे मैं एफडी में बिलीव नहीं करता। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने आपको सेविंग के बारे में भी जानकारी दे दिया, एफडी के बारे में भी जानकारी दे दिया, प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया, प्रॉपर्टी कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनते हैं, बिल्डर कैसे बनते हैं। थोड़ा सा अनुमान मैंने आपको दे दिया कि भैया रेंट में हमेशा 3% से लेके 6% के बीच में हमारे पास आ रहा है। अच्छा चलो, मैं एक केस स्टडी आपके सामने और रखता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम लोगों ने क्या कर रखा है, बड़े छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं। और छोटे छोटे कमरों में हमने यहाँ पे लेबर को कमरे दे रखे हैं। मान लो 5-5 हजार रुपये, बर्तन वाली हो गया, मजदूर हो गया, लेबर हो गया, उसको हमने 5,000 रुपये में एक कमरा दे रखा है ताकि वो अपने परिवार के साथ रह ले। मान लो उस पूरी बिल्डिंग की जो कीमत है वो कितने की है? 1 करोड़ की है। और ये बिल्डिंग ना मेरी बिकने के लिए आ गई। मैंने इससे पूछा, भैया आपको यहाँ पे इस 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में, बाबूजी ये बिल्डिंग है शाहरुख खान की। तो सर आप तो शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। बेटा शाहरुख खान हमारा फेवरेट है, हम इसके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, हर जगह शाहरुख खान ही पीछेगा। तो कहने का मतलब है, ये 1 करोड़ की बिल्डिंग है। अब मान लो हमें यहाँ पे, हमने क्या कहा था, नॉर्मली क्या कहा था, 3% से लेके 6% का हिसाब किताब होता है। तो 3% के हिसाब से हमें 3 लाख का रेंट मिलना चाहिए, 6% के हिसाब से हमारे पास 6 लाख का रेंट मिलना चाहिए। पर आप हैरान हो गए कि इस बिल्डिंग का जो हमें कमाई हो रही है वो 12 लाख रुपए हो रही है।
12 लाख रुपए इधर हमारी कमाई हो रही है, आपके पास ये बिल्डिंग बिकने के लिए आ गई, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, शाहरुख खान बेचना चाहता है और शाहरुख खान गारंटी दे रहा है कि आपको 12 लाख रुपए साल का रेंट मिलेगा, यानी 12% मिलेगा। और ये सच्चाई है, इसमें हमने सारा प्रोफेशनल कैपिटलिज्म चेक कर लिया अपना, सारा का सारा प्रोफेशनल कैपिटलिज्म ने चेक कर लिया, और वाकई में 12 लाख रुपए मिल रहा था। हमने हर मजदूर को पकड़ के पूछ लिया, सही में 12 लाख रुपए का मिल रहा था। अब मेरे को आप फटाफट जवाब दो, केस स्टडी, केस स्टडी आपके पास है कि हमें बिल्डिंग परचेज करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 मिनट का समय लो, आपस में ग्रुप डिस्कशन कर लो, जो भी करना है, और आप फटाफट बताओ कि हमें बिल्डिंग परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रोहन साहब कह रहे हैं डन करो सर, डन, पैसे लाओ, डन करो, सौदा पक्का करो। बताओ जी। इसमें क्या बैंक बुक्स देखेगा, प्रथम देखो, ये तो बड़ी अरे बैंक बॉन्ड्स की बात कर रहा है, अच्छा बॉन्ड्स कह रहा है, बुक्स कह रहा है। 4:58 अभी बोला तूने, यानी तू बैंक की बातें कर रहा है। यहाँ बैंक क्या चेक करेंगे भैया, काम वाली तेरे को बैंक अकाउंट से चेक देगी क्या, बेशरम इंसान। जल्दी बोलो फटाफट, जवाब दो। बिल्डिंग खरीदूं ना खरीदूं मैं? अरे मेंटेनेंस होगा शिवा, तू तो यार चिंडी चोरी वाली बातें कर रहा है, मेंटेनेंस तो होगा। 12% तेरे को भाई साहब मिल रहा है, 6% का डबल मिल रहा है। राहुल कह रहा है खरीद लो सर, प्रथम कह रहा है परचेज इट सर। चेतना यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में देना मैसेज। चेतना भी कह रही सर यस परचेज कर लो यार, कम ऑन, सारे पैसे डालोगे मेरे साथ मिलके उठा लेते हैं। अनीता कह रही खरीद लो सर, खरीद लो सर, खरीद लो। अब देखो जरा यहाँ पे, आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं करा कि सर इतना रेंट कैसे मिल रहा है इसके अंदर। सब ने खरीद लो खरीद लो खरीद लो, सब साले करोड़पति बैठे हैं यहाँ पे। प्रोफेशनल कैपिटलिज्म करना सीखा ही नहीं आप लोगों ने। बिल्डिंग हमारी कमर्शियल नहीं थी, बिल्डिंग हमारी रेजिडेंशियल थी, किसी गांव के अंदर बैठी है, जाहिर सी बात है इतने सस्ते सस्ते कमरे गांव में मिलेंगे, कोई साउथ एक्स में थोड़ी मिल जाएंगे, पीतमपुरा में थोड़ी मिल जाएंगे, रजौरी गार्डन में थोड़ी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये हमारा कोई विलेज जैसा एरिया होगा। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गारंटी है सर, आपने कहा था गारंटी 12 लाख मिल रहा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, हमने मान ली बात आपकी। पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार इसके अंदर क्या दिक्कत होगी, ऐसी बिल्डिंगों के अंदर जहाँ पे इतना रेंट हाई होता है या जहाँ पे ज्यादा रेंट मिलता है, कभी मार्केट वैल्यू में उसकी सेलिंग सेलिंग चेक करना। ये बिल्डिंग मार्केट में बिक नहीं पाती बेटा। सर क्यों नहीं बिक पाती, ये तो अच्छा किराया दे रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि मान लो बाजार में हमारे पास क्या आ गया, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, यहाँ पे सारी लेबर क्लास थी, लेबर कहाँ की थी, यूपी की थी, बिहार की थी हमारे पास, हरियाणा की थी, हरियाणा तो लेबर करता ही नहीं, वो तो करवाते हैं। तो कहने का मतलब है यूपी या बिहार की है, मान लो यूपी या बिहार की हमारे पास लेबर थी। अब जैसे ही मान लो कोविड आ गया, पता लग रहा है कि भैया छूने से बीमारी फैल रही है, तो सारा का सारा यूपी बिहार अपने में खाली हो गया हमारे पास। और बिल्डिंग हमारी क्या होगी, खाली होगी। बिल्डिंग हमारी गांव के अंदर है। अब आपको पता है गांव के अंदर थोड़ी लूटपाट ज्यादा होती है, कब्जेबाजी ज्यादा होती है, आम आदमी वहां पे खरीदना पसंद नहीं करता, कलेश नहीं चाहता वहां पे, मानता भी इस बात को। अब यहाँ पे कोविड हो गया, कोविड मान लो हमारा चला गया 2020 से लेकर 2022 तक, बंदों को हिलने का मौका नहीं मिला। यानी मोटा मोटा 2 साल हमारे पास बिल्डिंग क्या रही, आपकी आइडल रही, कोई खरीदेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे एप्रिसिएशन के नाम पे कुछ नहीं मिलता। ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बेटा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक आम आदमी रहना चाहेगा नहीं फैमिली के साथ, क्योंकि सारी लेबर क्लास यहाँ पे रह रही है। दूसरी बात, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, मतलब रेंट चल रहा है, बाकी तो कुछ कमर्शियल चल नहीं रहा। तो ऐसी बिल्डिंग को ना बड़े सोच समझ के आपको हाथ डालना पड़ता है। आप ये समझो कि ऐसी बिल्डिंग का जो रीसेल वैल्यू होता है, जो मार्केट में डिमांड, या जब उसको बेचने हम जाते हैं, तो ऐसी बिल्डिंगें बिकती नहीं है। क्लियर है बात सभी को? कंफर्मेशन दीजिए। लोकेशन वाइज मैटर करता है, रॉबिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एक और मैंने केस स्टडी आपके सामने रख दी है। कल को आप ऐसा मत कहना कि नहीं सर विकास सर ने तो कहा था 3% से 6%, बाकी तो हमारा पाप चढ़ेगा। तो ऐसी कोई वाली बात हमारे पास नहीं है। राइट एवरीवन? कोई डाउट यहाँ पे किसी को?
चलिए नेक्स्ट हमारे पास। तो यानी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। राइट। अब देखो, अगली चीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है कि चलो हम एक कह रहे हैं कि सर हम क्या करते हैं, हम ना आपस में रिलेशनशिप में रिलेटिव्स के अंदर मीटर पे, मीटर मतलब समझते हो, मीटर मतलब इंटरेस्ट, देसी भाषा में उसको मीटर कहते हैं, यानी इंटरेस्ट में पैसे चढ़ा देंगे। जैसे मान लो आप सभी बच्चों को 1 CR पड़ा हुआ है, मैंने आपसे बोला, मैं कहा जी मेरे को 12 टका पे आप दे दो। ठीक है जी, आप मेरे को 12 टका पे दे दो, यानी कि मैं आपको साल का 12 लाख रुपए दे दूंगा ब्याज। और आप तो जानते हैं मेरे पास बिल्डिंग है, मेरा जिम अपना है, मेरे पास वो अपना क्या कहते हैं सेंटर भी चल रहा है, मैंने छोले भटूरे की दुकान भी खोल रखी है और वो बड़ा अच्छा काम भी कर रही है। और हमने 2 4 5 दुकानें और कर ली है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, मेरे पास एसेट बढ़िया है। तो मैं आपसे 1 CR की डिमांड कर रहा हूँ। आपने कहा ठीक है भाई, बढ़िया आदमी है और 25 30 40 लाख की गाड़ी में चलता भी है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। और 12% का ब्याज हमें मिल भी जाएगा, और ये बहुत बढ़िया है अपने में, क्योंकि जहाँ मेरे को बैंक 6 लाख रुपए दे रहा है, ये मेरे को 12 लाख रुपए साल का दे देगा। ठीक है, ये गुड है, काफी समय तक ये अच्छा चला भी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हमेशा 1 टका का ब्याज हमेशा क्या माना जाता है बाजार में, सेफ ब्याज माना जाता है। अगर आप किसी आदमी को इंटरेस्ट पे देते हो, अनीता, अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसा देते हो और 2 टके की डिमांड करते हो, 3 टके की डिमांड करते हो, तो समझ जाना आपका पैसा कभी भी फंस जाएगा। समझ में आ रही बात? 3 टके का मतलब क्या है? 3 टके का मतलब है कि भैया साल का 36% हो गया। बिजनेस इतने आसान नहीं है हमारे पास। आपको पीछे मैंने CAGR दिखाया था, मैंने क्या बोला था, वॉरेन बफे का CAGR कितना था, 19.8% था। और हमारे मुकेश अंबानी का लेटेस्ट से कितना था, मान लो 9.9% है। तो भैया ऐसे बंदे हमारा 36 टका का ब्याज कहाँ से दे देंगे आपका? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मरने की संभावना, मरने के चांसेस मेरे पास क्या देखे गए हैं आपके, ज्यादा देखे गए हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर है बात सभी को? राइट एवरीवन? तो अब ये काम हमारे पास बढ़िया चल रहा था, पर अल्टीमेटली जैसी मार्केट में हमारे पास क्या आ गया, कोविड आ गया। कोविड आने से क्या हुआ? कोविड आने से कुछ काम नहीं हुआ, तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या करा, लॉकडाउन करा। साला दवाई हमसे बन नहीं पाई, बना ली, हालांकि इंडिया ने तो बना ही ली थी, पर थोड़ा टाइम लगा। पर जब तक दवाई नहीं बनी तो सबने क्या बोला, यार एक काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रोडों में चलना फिरना बंद कर दो। और अगर परिवार में कोविड होता है तो 4 5 बंदों को, जितने को, वो मर जाओ आपस में, बाकी दूसरों को मत फैलाओ। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे लॉकडाउन वाला सिस्टम कर दिया। अब जब लॉकडाउन हमारे पास हो गया तो क्या मेरा धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। जब धंधा नहीं चलेगा तो मेरे पास रिटर्न नहीं आएगी। रिटर्न नहीं आएगी तो मैं आपका पैसा इंटरेस्ट में मैं कहाँ से दे पाऊंगा? इंटरेस्ट में उल्टा जो पैसा मैंने आपसे ले रखा था 1 करोड़ का, जो मैंने अपने बिजनेस में लगाने के लिए सोचा था कि मैं सेंटर खोलूंगा, बच्चे आके सेंटर में बैठेंगे, मेरे से पढ़ाई करेंगे और मैं खूब पैसे कमाऊंगा, तो बच्चा तो आया नहीं मेरा, तो सारी कहानी मेरी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यानी कि ये हमारे पास जो पर्सनल फाइनेंसिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग, इसको 2 नंबर की फाइनेंसिंग कहते हैं। यहाँ पे कोई कागज नहीं होता हमारे पास, कोई लिखत पढ़त नहीं होती हमारे पास, यहाँ पे सिंपल मुंह देखकर पैसे दे दिए जाते हैं। और उम्मीद करी जाती है कि भाई सब कुछ सही होगा, अगला बंदा भी अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, मैक्सिमम होगा तो हम कुछ गोल्ड रखवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे काम। राइट? तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में एक और चीज आ रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि स्टॉक में पैसा लगा लो। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, शेयर बाजार में पैसा लगा लो, ये मैं कह रहा हूं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, शेयर बाजार में पैसा लगा लो। अब स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाया जाए सर? क्या स्टॉक मार्केट में 12% से ज्यादा रिटर्न मिलता है? मैंने कहा वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या 12% ज्यादा रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम एक वेबसाइट खोलने जा रहे हैं। वेबसाइट का नाम है मेरे पास ट्रेडिंग व्यू के नाम से। कागज पे लिख लो, ट्रेडिंग, TRADING VIEW। सारे बच्चे जानते हैं ऑलमोस्ट, जो नहीं जानता फिर भी लिख ले, ट्रेडिंग व्यू के नाम से। गूगल में गया, ट्रेडिंग व्यू लिखा, मैंने इंटर मारा, और पहला जो वेबसाइट का नाम आ रहा है वो tradingview.com आ रहा है। अगर आप देखेंगे, नजर नहीं आ रहा, बड़ा कर दूं, ये लो, अब नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। आ रहा नहीं है ट्रेडिंग व्यू? देखो, ट्रेडिंग व्यू आ गया हमारे पास। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का ऑप्शन आ रहा है,
सुपर चार्ट्स नाम का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये चार्ट लेटर से मेरे पास यहाँ पे नजर आ गया। ठीक है नहीं। अब मैंने यहाँ पे, ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू नाम की वेबसाइट नजर आ गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको ये हरे रंग की, लाल रंग की चीजें नजर आ रही है, और इस हरे लाल को हमने बदले में क्या नाम दिया, कैंडल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, हरे को हमने यहाँ पे कैंडल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बैटरी इज लो, क्यों भैया, वो ऑन नहीं करा क्या हमने? ओहो, नहीं ऑन तो है, फिर बैटरी लो कैसे हो गई? एक मिनट बच्चों, वेट करना जरा।